हाँ जी भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त ज़बरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और एकदम ज़बरदस्त। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस बार भाई क्लास में थोड़ा सा लेट आई। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ वीडियोस को रेगुलरली अपलोड कीजिए, लेकिन यार थोड़ा सा ये है कि और भी दूसरे कामों में से वक्त निकाल करके फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। बट हाँ, मैं आपके कमेंट को भाई बिल्कुल सीरियसली लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया मेरे पास और भी काम है। अब आप लोगों के लिए वीडियोस को ना मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा और ना बिल्कुल टाइम बाउंडेशन के अंदर अंदर जो भी हमारा वक्त है उसके अंदर अंदर आपका ये सिलेबस जो है इसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आपको और भी कोई चीज़ लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की। आज है क्लास 12th का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और हम करेंगे उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आखिर होता क्या है, किसे कहा जाता है और ये क्यों लगता है। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, या यूं कहिए एक सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें कई सारे चार्जेस हैं, उस पूरे के पूरे सभी चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो उस केस में हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल आखिर कहता क्या है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मैं आपसे अगर कहूं कि मेरे पास यहां पर कोई एक चार्ज है, दिस इज Q1, ये रहा एक दूसरा चार्ज, दिस इज Q2, यहां पर एक तीसरा चार्ज है, दिस इज Q4 और सॉरी Q3, और ऐसे चलते चलते बहुत सारे चार्जेस है। मान लीजिए आखिरी चार्ज है दैट इज Qn, और इन सब की वजह से यहाँ पर किसी एक चार्ज पर, जिसको मैं Q से दिखा देता हूँ, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा मुझे ये जानना है। तो अब आप एक काम कीजिए, आप ये देख सकते हैं कि सर मान लेते हैं कि जो आपका ये Q1 चार्ज है इसकी वजह से इस Q के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं कितना है, दैट इज F1, ये निकाल लेते हैं। Q2 भी इस पर अपना फोर्स लगाएगा, आप उसे भी निकाल लीजिए, वो वाला फोर्स मान लेते हैं कितना हो गया, दैट इज F2। Q3 भी अपना फोर्स लगाएगा, मान लीजिए इसने जो फोर्स लगाया इस तरीके से, इसने जो फोर्स लगाया मैंने ये वाला फोर्स क्या मान लिया, दिस इज F3, और Qn भी फोर्स लगाएगा, मान लीजिए इसने जो फोर्स लगाया वो वाला फोर्स कौन सा हो गया, Fn। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि सभी अलग अलग चार्जेस से इनका अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट कर लो और उन सबका वेक्टर सम निकाल दो, सबको जोड़ दो, आपको आपका रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। अगर मैं इसे यहां लिखना चाहूं, इट मींस कि टोटल फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस में फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस में फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज, और प्लस करते करते आखिर में आप इसे लिखेंगे फोर्स ड्यू टू लास्ट यानी कि nth चार्ज, और इन सभी के सभी फोर्सेस का वेक्टर सम आपको टोटल फोर्स बता देगा। बस इतनी सी बात को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन याद रखना, वेक्टर सम की बात कर रहे हैं। वेक्टर सम का मतलब है कि अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में तो जोड़ देना, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देना, और अगर सेम और अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था ना रिजल्टेंट वेक्टर का, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आप उसका इस्तेमाल करके रिजल्टेंट कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, वो सुनना ध्यान से। वो क्या है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस से अफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर मैं बोलूं Q1 ने इस Q के ऊपर F1 फोर्स लगा रखा है, आप इसके पास Q2 लाओ, Q3 लाओ, रखो, पास ले जाओ, दूर ले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। Q1 और Q के बीच में F1 फोर्स पहले भी था, बाद में भी रहेगा। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो किसी तीसरे चार्ज के एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होने वाला, इनके बीच का फोर्स हमेशा सेम रहेगा। बस अब मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या लिखा है। It states that the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स जो होगा वो इन सभी से लगने वाले अलग अलग फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। फिर लिखा है यहां पर, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, यानी कि इन दोनों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होने वाला। चलिए अब हम ना इसके कुछ सवाल करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो भाई, इनके सवालों को करने के लिए आपको वेक्टर्स आना चाहिए, और उम्मीद है क्लास 11th में आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा होगा। एक बार मैं उसका थोड़ा सा क्विक रिकैप कराऊंगा, क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे। लेकिन जिन बच्चों ने वेक्टर अगर नहीं भी पढ़ा है तो भाई परेशान मत होना, मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए वेक्टर से रिलेटेड ना कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से आपको चीजें सही से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके आगे की, दैट इज वेक्टर्स। सुनिए,
मान लीजिए आप लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और आपको पता होगा कि उन दोनों के बीच का रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में दिस इज 2ab इंटू में कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो सवाल करते वक्त हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर मान लीजिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही 90 रखोगे cos 90 0, तब के केस में आप डायरेक्टली रिजल्टेंट का फॉर्मूला सीधा यूज करोगे, अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तीसरी एक और बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया लेट, मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए, दूसरा वाला बी, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, पी के बराबर। अब मैं ऐसे में बोलूं बताना रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह पर कौन होगा पी स्क्वायर, फिर बी की जगह पर भी पी स्क्वायर, फिर 2a इंटू में बी, और यहां पर आ जाएगा दिस इज कॉस ऑफ थीटा। तो मैंने इस तरह से लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू कॉस थीटा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो पी स्क्वायर जोड़ के क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, ये p और p मिलके फिर से क्या बन जाएगा दिस इज 2p स्क्वायर, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा cos थीटा। अब इसके आगे की बात सुनिए ध्यान से, अगर मैं इन दोनों में देखूं तो रूट में 2p स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने यहां से 2p का स्क्वायर ले लिया कॉमन, यहां बचेगा 1 प्लस cos थीटा। तो यहां पर रूट की जगह पर रूट एज इट इज रहने दीजिए, 2p स्क्वायर को 2p स्क्वायर रहने देते हैं, और भाई 1 प्लस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखना जरा 2 इंटू 2 4 का रूट आप निकालोगे बाहर, तो 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, पी स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो p, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को बाहर लाएंगे रूट से, तो वो हो जाएगा cos थीटा बाई 2, और इस तरीके से आपको आपका रिजल्टेंट पता चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि आपको बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी, सीधा ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट सीधा हम इस रिजल्ट से निकाल देंगे, r इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2, यहां से आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास दो वेक्टर है a और b, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दोनों का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं किसके बराबर है, p के बराबर, तो ऐसे में अगर मैं उनके बीच का एंगल दूं और पूछूं भाई मुझे इसका रिजल्टेंट बताओ, तो सुनना जरा रिजल्टेंट क्या क्या होगा। सबसे पहला, अगर मैं थीटा को 0 रखूं, रखना 0 थीटा, cos 0 बाई 2 इज 0, cos 0 1, रिजल्टेंट क्या आएगा 2p, तो आप बोलोगे सर इसका रिजल्टेंट सीधा क्या आएगा 2p। अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख देता हूं, सपोज कर लीजिए 60, तो cos 60 बाई 2, cos 30 रूट 3 बाई 2, तो आप इसे लिखोगे 2p इंटू में रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये क्या रूट 3p, तो आप इसे लिखेंगे सर अब रिजल्टेंट कितना होगा रूट 3p। इसी तरीके से अगर मैं थीटा को 60 के बजाय 90 डिग्री रख दूं, तो आप यहाँ 90 रखिए, तो ये रहा 2p, cos 90 बाई 2 45, cos 45 इज 1 बाई रूट 2, रूट 2 से 2 कट गया तो आपका रिजल्ट कितना आएगा रूट 2p, यानी कि जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब आपका रिजल्टेंट होगा रूट 2p। इसी तरीके से अगर हम देखें 90 के बाद इसका एंगल 120 डिग्री ले लें, तो आप यहाँ 120 रखिए, 2p cos 120 बाई 2 60, cos 60 इज हाफ, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट p आ जाएगा। और इसके आगे की बात देखें, अगर मैं बोलूँ थीटा की वैल्यू 180 है, तो cos 180 बाई 2 मतलब cos 90 कितना होता है 0, तो रिजल्टेंट कितना होगा 0। अब जब कभी भी आप सवाल करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, और न्यूमेरिकल में दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के मिल गए, उनके बीच का एंगल अगर 60 है, तो बिना कैलकुलेशन के, बिना ये सब यूज किए सीधा उसका रिजल्ट लिखेंगे रूट 3p, और अगर 90 डिग्री एंगल है तो रूट 2p, अगर 120 है तो डायरेक्टली रिजल्टेंट p ही आएगा, और अगर एंगल 180 है तो रिजल्टेंट कितना आएगा 0। अब हम इसे यूज करेंगे, इन्हें रटना मत, ये अपने आप इस्तेमाल कर करके याद हो जाएंगे। बेटर रहेगा जब आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो तब आप इसे ना अपने सामने लिख के रख लो कॉपी पर, बस सवाल करते जाओ, जहां जरूरत पड़े फटाफट यूज करो, और यूज करते करते आपको ये आ जाएंगे। और अगर नहीं भी आते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रिजल्ट तो याद है आपको, थीटा पता है, इतनी कैलकुलेशन तो ओरली भी हो सकती है ना भाई, थीटा डाल दो और कैलकुलेशन करके आर निकाल लो फटाफट। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, सुनना ध्यान से भाई, ये सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखने सबको, क्योंकि इसके बाद ना आप और क्वेश्चंस अगर करोगे तो आप उसे कर पाओगे, होंगे आपसे सवाल। चलिए देखते हैं जरा सवाल क्या। और हाँ सुनो,
इन सवालों को करने में हमें फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करना, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही लिखेंगे, मिनिमम राइटिंग में हम अपना आंसर निकालेंगे। याद रखना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा मकसद है आपको सिखाना, तो शायद मैं थोड़ा ज़्यादा लिख दूँ, बट मैं भी कोशिश करूँगा कि एकदम मिनिमम राइटिंग में ही आपको लिखना सिखाऊं, क्योंकि हम जब ये सवाल एग्जाम में करेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे और हमें इसे जल्दी से जल्दी टिक करना है। लेकिन सीखते वक्त थोड़ा टाइम आप ले सकते हो, जब आप सीख जाओ तब आपको तेज़ी से ये चीज़ें करनी है। सुनिए, सवाल में लिखा है 3 इक्वल चार्जेस प्लस क्यू, मतलब 3 चार्जेस है प्लस क्यू, placed at the corner of an equilateral triangle of side A, what will be the force on any charge। चलो ठीक है, इन्होंने कहा हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये लीजिए हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इन्होंने हमसे ये कहा है कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर एक एक चार्ज है। तो यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, यहाँ एक चार्ज क्यू है और यहाँ पर भी एक चार्ज क्या है, क्यू। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइडें कितनी है, दैट इज ए। कहा गया कि किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा। चलो निकालते हैं नेट फोर्स एक चार्ज पर कितना लगेगा, कैसे लगेगा। अच्छा ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगा के इसे रिपेल करेगा। मान लीजिए ये इसे इस तरफ रिपेल कर रहा है और रिपल्शन की वजह से कितना फोर्स लगाएगा, एफ। मैं आपसे बोलूँ बताना जरा कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 करोगे तो क्यू स्क्वायर और आर की जगह पर क्या होगा, ए स्क्वायर। ऐसे तो सर ये भी चार्ज क्यू है, ठीक है, इसका भी डिस्टेंस ए है। जब दोनों चार्ज सेम है, दोनों से डिस्टेंस सेम है, तो फिर तो सर जी दोनों से फोर्स भी कैसा लगेगा, सेम। मतलब आप इस वाले फोर्स को भी क्या दिखा दीजिए, एफ। अब आपको ये चीज तो अच्छे से पता ही है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बीच में से, इन दोनों वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना होगा, 60। और ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स, और मुझे यही वाला रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, मैंने इसको एफ मान लिया। तो अब मैं आपको जरा याद दिलाऊं कि रिजल्टेंट फोर्स अगर मुझे निकालना है तो अभी मैंने पढ़ाया कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो उनका डायरेक्ट रिजल्टेंट होता है √3 इंटू पी। पी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो एफ बराबर में रिजल्टेंट फोर्स आएगा √3 इंटू में एफ। तो आप यहाँ √3 को √3 रहने दीजिए। एफ की वैल्यू आप जानते हैं वो कितनी है, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये आंसर है, तो देखना जरा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए ये सवाल सभी लोगों को क्लियर है, और याद रखना भाई नोट्स जरूर बनाने हैं, अपन एक कॉपी के अंदर ये सवाल लिखना और इनको सॉल्व करना है ताकि जब जरूरत पड़े तब आप उसे रिवाइज भी कर पाओ। अब आते हैं नेक्स्ट एक और सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ABCD ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ A। फिर से वही बात, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर इक्वल चार्जेस रखें। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट B विल बी। तो फिर से आपको बताना है B पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। चलिए मान लेते हैं ये रहा हमारे पास हमारा एक स्क्वायर अच्छा सा, और ये जो स्क्वायर है इसका नाम हम कुछ इस तरीके से रख देते हैं। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, और सभी कॉर्नर पर एक एक चार्ज रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये रहा एक चार्ज Q, फिर दूसरा वाला चार्ज Q, फिर तीसरा चार्ज Q। अरे मैंने उसको D लिख दिया, गलती C लिख दिया दोबारा से। ये रहा D, और यहाँ पर एक और चार्ज रख रहे हैं, दिस इज Q। चारों कॉर्नर पर चार्जेस रखें, इनकी जो साइडें हैं उनकी साइडों की लेंथ हमें क्या दी गई है, दैट इज A। अब हमें B पे जो चार्ज रखा है Q, इस पे बताना नेट फोर्स कितना लगेगा। भाई मैंने जानबूझ के Q और B इधर लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे फोर्सेस को ड्रॉ करना है। अगर मैं यहाँ Q लिख दूंगा ना तो फोर्स ड्रॉ करने में ना डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ नजर आएगी, इसलिए ऐसे लिखा है। सुनो ध्यान से। सर ये एक चार्ज है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इस पे नेट फोर्स निकालना है तो सबके अलग अलग फोर्सेस निकाल के जोड़ दो, वेक्टर सब निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज Q, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और सपोज कर लेते हैं ये वाला फोर्स जो होगा वो F1 होगा। मान लीजिए फोर्स कौन सा, F1। अच्छा मैं लिखूं अगर F1 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर F1 बराबर हो जाएगा, दिस इज K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 इज Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना होगा, A का स्क्वायर। तो ये तो फोर्स आ गया इसकी वजह से लगने वाला। अच्छा ये भी चार्ज Q इसी की तरह सेम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम। जब चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो फोर्स भी कैसा लगेगा, सेम। तो ये इसको रिपेल करेगा नीचे की तरफ, तो इससे भी फोर्स नीचे लगेगा, और इस फोर्स को भी मैं क्या बोल देता हूँ, F1 ही बोल देता हूँ, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सेम। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है लगाएगा। 1 मिनट रुक करके सबसे पहले ना हम इसके रिजल्टेंट को लिख देते हैं इन दोनों के।
अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ लिखना शुरू करूँ तो आप बोलोगे सर ये F1 है ये F2 है, इनके बीच का एंगल कितना है 90। और मैंने अभी बताया था कि अगर दो इक्वल वेक्टर है उनके बीच का एंगल 90 है तो रिजल्टेंट होता है √2p। तो आप इसे बोलोगे सर इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा √2f1। अरे दिखेगा ना सबको भैया, या कुछ करें, रुको थोड़ा सा खिसकाई देते हैं इसको। अब ठीक है, तो ये आपको सबको दिख रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ। अब ये आपको दिखेगा दिस इज √2f1। इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आ गया। अब उसके बाद ये वाला फोर्स भी तो बाकी है, ये वाला चार्ज भी तो बाकी है, ये भी तो फोर्स लगाएगा। इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और इसका जो फोर्स है वो वाला फोर्स क्या मान लेते हैं F2। अब मैं कहूँ बताना F2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर F2 निकालना है तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 मतलब Q² अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस। अच्छा ये A है ये A है, तो सबको पता होगा ये वाला डिस्टेंस कितना होता है √2 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, वरना आज के बाद से सीधा याद रखना, जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये वाली साइड x ये वाली साइड x, तो हमेशा उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा √2x। अगर ये a है ये a है तो ये वाला कितना होगा √2a। ये सबको पता होगा, बस मैंने बता दिया एक बार। अब अगर मैं यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर करूँ तो आप लिखोगे √2 और a और उसका आपको स्क्वायर करना है, तो आप लिखेंगे KQ² अपॉन में 2a²। ये लो भाई दोनों फोर्सेस मिल गए। अब मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज नेट फोर्स। अब नेट फोर्स जो है वो मान लेते हैं स्मॉल f इस तरीके से। तो दोनों फोर्सेस F2 और √2f1 दोनों को ऐड करना पड़ेगा नेट निकालने के लिए। तो √2f1 और प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे दैट इज F2। तो यहाँ √2 की जगह √2। व्हाट इज योर F1, आप F1 लिखिए। F1 आपके पास ये रहा दिस इज K Q² अपॉन में a का स्क्वायर, प्लस में F2 लिखिए ये रहा K, फिर से आ जाएगा Q² अपॉन में 2a का स्क्वायर। बस यही मेरा रिजल्टेंट फोर्स है। अब आप लोगों को बस इसमें ना थोड़ा एडजस्टमेंट करना है ताकि इनसे मैच कर सके। अब क्या एडजस्टमेंट कैसे करेंगे देखना जरा, जगह की कमी हो गई थोड़ी सी, एक मिनट रुको, मैं इसे नहीं खिसकेगा ये इधर, चलो कोई बात नहीं। इसमें से ना हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा K, और क्या कॉमन आ जाएगा Q², और नीचे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1/2। तो ये रहा √2 प्लस में 1/2, यही आंसर है। बस इन्होंने k की जगह k की वैल्यू रख दी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर करके यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर। इसे अगर मैं फाइनली लिखूंगा तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। ठीक है, एक काम करते हैं, रुको इसको ऐसे लिख देते हैं। पहले नंबर लिखा है इन्होंने भी, तो मैं भी लिख देता हूँ √2। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा इसमें, 2√2/2। हाँ ठीक है भाई, ये आंसर आना चाहिए C। आप इसका एक बार एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आएगा 2, ये इधर चला जाएगा, दिस इज 2√2 प्लस में 1 एज इट इज, और ये जो k है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। तो ये रहा 4πε0, और ऊपर है Q²/a², नीचे की तरफ तो Q², और यहाँ पर क्या हो गया a का स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट माना जाएगा। एक्चुअल में इसके अंदर एक छोटी सी गड़बड़ी है, मिस प्रिंटिंग है, कि ये होना चाहिए 2√2, क्योंकि जब आप देखोगे ना तो 1 + 2√2 ये ऑप्शन सही है, बट इसमें मिस प्रिंटिंग हो रखी है जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, चलो यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी थी इसलिए थोड़ा कंसिस्टेंट करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान रखूंगा भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला सवाल ध्यान से देखिएगा सब लोग, देखो क्या लिखा है। 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू +q, 5 पॉइंट चार्जेस है और सबकी ही वैल्यू क्या है +q है, आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन जिसकी 6 साइडें होती है, और रेगुलर का मतलब सारी साइडें इक्वल लेंथ की होगी। ये रहा आपके पास एक हेक्सागन, सारी साइडें इक्वल हैं और उनकी लेंथ कितनी है L। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। कह रहे सेंटर ऑफ द हेक्सागन पर हमने एक वैल्यू रखी है, यहाँ -q गलती से लिखा हुआ है स्मॉल में, ये कैपिटल Q यहाँ पे रखा हुआ है। तो बताइए इसके ऊपर नेट फोर्स इनमें से कितना लगने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन। देखते हैं जरा। अच्छा सुनना, ध्यान देना सब लोग, यहां पे कोई चार्ज नहीं है इस जगह पर। ये वाला चार्ज कौन सा है, प्लस का Q। ये इस वाले -q को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है।
ऐसे ही ये वाला प्लस क्यू भी इस माइनस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब दोनों चार्जेस इक्वल हैं, दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो आप बोलोगे सर ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल। सेम इसी लॉजिक को इस्तेमाल करें तो ये प्लस क्यू फिर इस माइनस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्लस क्यू भी इस माइनस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब की बार भी दोनों चार्जेस सेम है, दोनों फोर्सेस इक्वल, तो दोनों फिर से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो अकेला कौन सा चार्ज बचा, ये खाली यही इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। तो सिर्फ इसकी वजह से फोर्स लगने वाला है, और ये भी नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, तो ये इसे अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट, और इससे जो फोर्स लगेगा वही आपका आंसर होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर जी F बराबर में के Q1 Q2, तो Q1 Q2 का मतलब Q स्क्वायर और अपॉन में डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस। अच्छा सुनना, ध्यान देना सब लोग, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप देखना जरा इस शेप को देखो सही से, ये क्या है, बोलोगे सर ये तो पैरेललोग्राम है ना भाई, पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम की ये वाली लेंथ L है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, L। इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, L ही रहेगा। तो आप सीधा चाहें तो डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर लीजिए, और यहाँ पर मैं सीधा लिख दूंगा कि इनके बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जाएगा K Q स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, L का स्क्वायर। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, K Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये ठीक है भाई। अब आइए जरा नेक्स्ट एक और सवाल पर। देखो यार, हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, अब ना मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी के सवाल करवा रहा हूँ। अच्छा, एनसीईआरटी के सवाल ना मैं आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा ढंग से, क्योंकि आपको इसे सीबीएसई के एग्जाम में लिख के आना है, और वहाँ पर आपको स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से नंबर मिलेंगे आप लोगों को। इसलिए इसके अंदर ना मैं सॉल्व करूंगा, वरना हम अपने लॉजिक को यूज़ करें तो बिना कैलकुलेशन के ही आप इसका आंसर डायरेक्टली 0 बता पाओगे। देखते हैं जरा क्या है, सुनिए ध्यान से। सवाल पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.5। कंसीडर द 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L। कह रहे भाई हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड L है, उसके तीनों वर्टिसेस पर 3 चार्ज रखे Q1 Q2 Q3, तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, बिल्कुल सेम है। What is the force on the charge capital Q with the same sign as small q। कह रहे जो तीनों वर्टिसेस पर चार्ज रखे उन्हीं के साइन जैसा एक और चार्ज कैपिटल Q रखा गया है, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। तो फिगर तो मैं अभी बना देता हूं। तो सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है, कैपिटल Q बोला है, उस पर बताओ कितना फोर्स लगेगा। तो चलो पहले एक डायग्राम मैं बना देता हूं, और ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियरली साफ साफ विजिबल हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, बड़ा है ना, इधर करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे, हाँ अब सही है। तो ना हमसे बोला है तीनों जगहों पे चार्ज है, तो चलो ये रहा पहला चार्ज Q, दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, कलर चेंज करते हैं, ये देखते हैं। ये रहा एक चार्ज, दिस इज Q, ये रहा एक Q, फिर दूसरा चार्ज Q, फिर तीसरा वाला चार्ज Q, और कहा गया कि इसके सेंट और इसकी साइड की लेंथ कितनी है, दैट इज L। सेंट्रॉइड पर एक और चार्ज रखा है, पहले सेंट्रॉइड बनाना पड़ेगा। सेंट्रॉइड कैसे बनता है भाई, जहां पर भी मीडियंस कट करती है ना उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तीनों मीडियन कट करती है, तो ये पहला मीडियन बना दिया, ये रहा दूसरा मीडियन, और ये वाला तीसरा मीडियन इस तरीके से बना देते हैं। तो ये रहे तीनों के तीनों मीडियन जहां पे कट कर रहे हैं, दिस इज द सेंट्रॉइड, और यहीं पर आपका एक चार्ज रखा है, दैट इज कैपिटल Q, और इनका साइन इन तीनों के साइन से मैच करता है, मतलब अगर ये तीनों पॉजिटिव तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव। अब बोला इस पर इन तीनों से नेट फोर्स कितना लगने वाला है, चलो पता करते हैं। ध्यान देना, कई बार कई लोग ना अननेसेसरली कैलकुलेशन करते हैं, आपको वो सब नहीं करना, ध्यान देना, उतना ही लिखेंगे जितना जरूरी है, फालतू कुछ भी नहीं लिखना। अच्छा एक बात समझिए ध्यान से, बोलोगे सर ये चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा नीचे की तरफ, तो इसने जो फोर्स लगाया मान लेते हैं वो वाला फोर्स कितना है, दैट इज F। इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, R, ये डिस्टेंस मान लिया। अच्छा फिर ये डिस्टेंस भी तो कितना होगा, R, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसने भी जो फोर्स लगाया वो वाला फोर्स भी क्या मानेंगे, F। क्यों F मानेंगे सर, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, दोनों से डिस्टेंस भी सेम है, तो भाई जब चार्ज भी सेम डिस्टेंस भी सेम तो फोर्स भी कैसा लगेगा, सेम। अगर इसे F माने तो उसे भी क्या मानना पड़ेगा, F। ऐसे तो ये भी डिस्टेंस R पर ही है, इससे भी जो इधर की तरफ फोर्स लगेगा वो भी कितना लगेगा, F ही लगेगा। तो मैंने इसको भी लिख दिया कि F, तीनों से F फोर्स लगने वाला है, और वो फोर्स हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर चाहो तो मैं लिख देता हूं, हालांकि ज़रूरत नहीं है।
तो फोर्स कितना होगा K, Q1 Q2, तो ये रहा Q1 फिर ये Q2 और अपॉन में डिस्टेंस कितना हो गया R का स्क्वायर। लिखने की जरूरत थी नहीं, ऐसे ही काम हो जाएगा। अब सुनिए जरा कहानी क्या है, ध्यान से देखना सभी लोग। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का, राइट। हाँ, ये आधा कितना बनेगा सर जी? आधा बनेगा 30 डिग्री का एंगल। अगर मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी यहां तक, इस तरह से, यहां पर भी इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप बताइए अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 ही बनेगा। और अगर ये 30 है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30। या मैं डायरेक्टली यही बोल देता हूँ सीधा ही कि सर ये वाला जो एंगल बनेगा इट इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे तो फिर सेम लॉजिक से ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ना हम इसके कंपोनेंट तोड़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई। ये जो आपका फोर्स F है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो होगा F साइन 30 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी टूटेगा, वो क्या होगा? दिस इज F cos 30 डिग्री। साफ साफ सबको समझ में आ रहा होगा। इस वाले फोर्स को भी देखो, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहे? 30। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका भी तोड़ते हैं तो वो वाला एंगल कितना, वो वाला कंपोनेंट कितना होगा? दिस इज F cos 30, और जो वर्टिकल होगा उससे यहां पर लिख देता हूं दिस इज F साइन 30 डिग्री। आई थिंक सब लोग ध्यान से देखना भाई ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये कोई वेक्टर नहीं है, बस मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ताकि मैं ढंग से चीज़ों को ड्रॉ कर पाऊँ। दैट्स इट, खत्म। एक काम करते हैं, ये वाली लाइन को ही हटा देता हूँ। हट जा तू भी हट जा। हाँ ठीक है, इतने से ही काम हो जाएगा, सही है ना। ये ऐसे कर दिया। अब आपसे बोलूँ कि भैया नेट फोर्स निकालो, तो आप बोलोगे ठीक है जी, नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है तो नेट फोर्स हो जाएगा F बराबर में ऊपर वाले फोर्स पॉजिटिव और नीचे वाला फोर्स नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो ऊपर वाला फोर्स एक कौन सा है आपके पास? F साइन 30 डिग्री। दूसरा वाला फोर्स भी कौन सा है? F साइन 30 डिग्री। और जो नीचे की तरफ लग रहा है वो रहा माइनस का F। तो देखना F साइन 30 हाफ, तो ये हो जाएगा F/2। दूसरा वाला भी फोर्स F/2 और माइनस में F/2 और F/2 F, तो F माइनस F कितना हो गया? 0। मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? 0। इसीलिए कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं, इतने से ही काम चल जाएगा। और अगर वैसे देखा जाए, सुनना ध्यान से, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे बिना ये सब के कि आप बोलोगे सर यहाँ पे चार्ज है, एक फोर्स इधर लग रहा है, कौन सा? F। एक फोर्स इधर लग रहा है, ये भी कौन सा? F। एक फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स कौन सा है? F। तीनों फोर्सेस F है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला एंगल कितना बनेगा टोटल, तो आप देखना ये एंगल बनेगा 120 डिग्री का। कैसे पता 120? क्योंकि ये पूरा कितना बनता है? 180। 180 में से 30 30 60 हटा दो तो कितना बच गया? 120। इट मीन्स दैट कि आप ये कह सकते हो सर ये वाला एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री का। और अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात बताई कि जब भी इक्वल वेक्टर्स हैं और उनके बीच में एंगल 120 है तो रिजल्टेंट भी वही वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा F और F का, वो भी क्या होगा? F। अब ऊपर वाला F नीचे वाला F एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। और यहां से भी आप डायरेक्टली नेट फोर्स को कितना निकाल पाओगे? 0। ठीक है, चलिए, ये NCERT का था इसलिए एक एक स्टेप मैंने आपको दिखाया, बट आप देखिए नेक्स्ट एक और सवाल पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द NCERT। आप देखना यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1.6 NCERT। ऐसे यहाँ देखोगे तो एग्जाम्पल 1.5 दिस इज NCERT। तो NCERT में इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ये है। चलो पढ़ते हैं अगला सवाल। 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम और QD -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये फिर कह रहे हैं भैया हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर की कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे हुए हैं, इनकी साइड जो है वो क्या दे रखी है? दैट इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक को मान लेते हैं दिस इज A, ये वाला B, इसे लिख दिया C और इसे बोल दिया मैंने D। कह रहे QA, A पर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम का, ये रहा दिस इज 2 माइक्रोकूलम, और B पर जो चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलम, ये रहा -5 माइक्रोकूलम। C पे जो चार्ज है दिस इज अगेन 2 माइक्रोकूलम, ये रहा 2 माइक्रोकूलम, और D पर जो चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलम। मैंने सब जगह चार्जेस रख दिए, साइड भी लिख दी 10 सेंटीमीटर।
व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कह रहे भैया सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा अगर एक माइक्रोकूलम का चार्ज रख दूं तो। चलो पहले तो इसको बना लेते हैं, ये इस तरीके से हो गया। अब इसको भी यहां से यहां तक मिला देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ना एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, और बताना है नेट फोर्स कितना लगेगा। यकीन मानिए कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप देखो ये चार्ज कैसा है 2 माइक्रोकूलम का, और ये क्या है आपका सेंटर, दैट इज O। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R, इसके बीच का डिस्टेंस भी R, इसके बीच का डिस्टेंस भी R, और ये भी R। ये पॉजिटिव चार्ज इस 1 माइक्रोकूलम के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और रिपेल करके इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। मान लेते हैं कितना फोर्स लगाएगा, F। ऐसे तो ये भी 2 माइक्रोकूलम है, ये भी R डिस्टेंस पर है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और क्योंकि दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो माइनस का 5 माइक्रोकूलम इस 1 माइक्रोकूलम को अट्रैक्ट करके अपनी ओर खींचेगा। मान लीजिए ये फोर्स कितना लगाएगा, F डैश। ऐसे ये वाला -5 माइक्रोकूलम भी इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये भी फोर्स कितना लगाएगा, F डैश, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों से डिस्टेंस भी कैसा है, सेम। और F डैश एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इस हिसाब से आप लोगों का जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा भाई, 0। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम ना इसके आगे की तरफ चलते हैं, और यहां पर से एक और सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना, ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन सुनो, थोड़ा समझदारी से काम करेंगे। बेवकूफ़ों की तरह ज़बरदस्ती फालतू में भर भर के कैलकुलेशन नहीं करनी। तमीज़ के साथ लास्ट तक वेट करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो कैलकुलेशन करेंगे, नहीं पड़ी तो उसके बिना ही काम हो जाएगा। इन चीज़ों पर ध्यान देना। ये सवाल यहाँ डालने की मेरी एक ख़ास वजह है, और वो ये कि कई बार बच्चे देखते हैं फटाक से पहला फोर्स कैलकुलेट कर लिया, फिर दूसरा फोर्स कैलकुलेट कर लिया, फिर उन दोनों को जोड़ के फिर फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। ऐसा मत कीजिए। आप ना कैलकुलेशन को हमेशा लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। क्यों? कई बार क्या होता है, जब आप सब कुछ इकट्ठा करके सॉल्व करने वाले होते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर या मल्टीपल जो कट सकती हैं ईजिली कट जाती, वरना बेकार में आप उसे बड़ा कर दोगे। आप देखो इसमें ये चीज़ समझ में आएगी। नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज विल बी, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल जो है वो भाई राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये सवाल पूछा गया। अच्छा, ये जो 27 कूलम का चार्ज है, ये इस 1 कूलम के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। मान लीजिए इसने जो फोर्स लगाया वो F1 है, क्योंकि वो इसे रिपेल करेगा, पॉजिटिव है। 64 कूलम वाला भी इसको फोर्स लगा के इधर की तरफ क्या करेगा, रिपेल। इसने जो फोर्स लगाया उसे बोल दिया F2, क्योंकि भैया ये दोनों चार्ज अलग है, दोनों से डिस्टेंस भी अलग है, तो दोनों का फोर्स भी कैसा आएगा, अलग ही आएगा। पता करते कितना कितना फोर्स लगेगा। अगर मैं F1 को लिखूं तो F1 का फॉर्मूला है दिस इज K, Q1 Q2, Q1 कितना है 27, Q2 कितना है 1, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 3, तो ये रहा 3 का स्क्वायर। और सबको पता है भैया 3 का स्क्वायर 9 से 27 को कट करोगे तो पहला फोर्स आ गया 3K। अब ऐसे ही दूसरा वाला फोर्स निकालते हैं F2 बराबर भी क्या होगा K, फिर से Q1 Q2, तो Q1 कितना 64, Q2 कितना 1, और इनके बीच का डिस्टेंस 4, तो ये रहा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 से 64 कट करेंगे तो इस बार दूसरा फोर्स क्या आ गया 4K। अब हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, तो रिजल्टेंट तो यहाँ बीच में से जाने वाला है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स F है ये मुझे निकालना है। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया था वेक्टर वाले केस में कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे √a² प्लस में b², और अब मैं सीधा यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ अपना रिजल्ट निकालने के लिए। तो रिजल्टेंट फोर्स F बराबर में आ जाएगा √(दिस) F1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ लिख दिया F2 का स्क्वायर। तो व्हाट इज योर F1 इज 3K, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9K स्क्वायर, और दूसरा वाला 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक से ही लिख देता हूँ यार, इसे लिख देते हैं दिस इज 3K का स्क्वायर, फिर प्लस में 4K का स्क्वायर, और सबको पता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दिस बिकम्स 25K स्क्वायर, और जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5K। 5 की जगह 5K सबको पता है 9 × 10 की पावर 9, तो मेरा आंसर आ जाएगा 45 × 10⁻⁹ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो 45 × 10⁹ न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वरना आप सोचिए जरा, आप यहाँ K रखते, इसको सॉल्व करते, फिर ये एक बड़ा सा फोर्स आता,
फिर यहाँ रखते, ये भी एक बड़ा सा फोर्स आता, फिर दोनों का स्क्वायर करके फिर जोड़ते, फिर दोबारा रूट निकालते। हमने ये सारी चीज़ों को बचाया कि हम एंड में कैलकुलेशन करेंगे, जो जहाँ कट पाया उसे वहीं पे कट कर दिया। चलिए अगले एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना सब लोग, ये पॉइंट आखिर है क्या। डायरेक्ट रिजल्ट ये डायरेक्टली काम आएगा। अगर कभी भी किसी भी ऐसी रेगुलर शेप के सभी कॉर्नर्स पर इक्वल चार्जेस रखे हो, इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, तो हमेशा इनके सेंटर पर रखे हुए चार्जेस के ऊपर ऑलवेज फोर्स कितना लगेगा, 0। सर जी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है भाई कि अगर यहाँ चार्ज क्यों रखा है, यहाँ चार्ज क्यों रखा है, यहाँ चार्ज क्यों रखा है, तो सेंटर पर रखे हुए चार्ज के ऊपर हमेशा जो नेट फोर्स होगा वो 0 ही होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे चार्ज रखा है, यहाँ भी चार्ज रखा है, यहाँ भी चार्ज रखा है, यहाँ भी चार्ज रखा है, तो भी सेंटर पर रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, 0। अगर मान लो यहाँ पर आपके पास माइनस क्यू है, यहाँ भी 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 माइनस क्यू है, तो सब पे सेम होना चाहिए, चाहे प्लस चाहे माइनस, सबका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और सबके साइन भी सेम होने चाहिए, तब सेंटर पर रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे ही इन सभी क्यू की वजह से सेंटर पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स कितना होगा, 0। इसमें भी मान लो एक चार्ज यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, हर जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो सेंटर पर जो भी चार्ज होगा उसके ऊपर हमेशा नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। ये बात ऑलवेज याद रखना। इसी को एक रिजल्ट के तौर पर लिख दिया गया है, इफ आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर जिनकी सारी साइडें इक्वल और पॉलीगन जिनमें कई सारी साइड्स होती हैं, सिमेट्रिक अरेंजमेंट, देन नेट फोर्स, सिमेट्रिक मतलब हर तरफ एक जैसा हो, एक जैसे चार्ज, एक जैसा अरेंजमेंट, ये नहीं एक चार्ज दूर रखा है, एक चार्ज कहाँ रखा है, पास, तो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज 0। तो सेंटर पर रखे हुए जो भी चार्ज आप सेंटर पर रखोगे वहां पे नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब शुरू होता है भाई अगला एक और टॉपिक, सब लोग बिल्कुल ध्यान से तरीके से समझना इस चीज को। अब हमारा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैसे खत्म हो गया, सवाल भी कर लिए, लेकिन उसी पर बेस्ड ये वाला एक टॉपिक है। इस टॉपिक को ढंग से देखना, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। सुनो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एंड सिस्टम। सबसे पहले समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर बताऊंगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, फिर बताऊंगा इक्विलिब्रियम सिस्टम, और उसके बाद करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर किसी भी बॉडी या पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है तो हम बोलते हैं वो किसमें, इक्विलिब्रियम है। क्या मतलब, जैसे इस पेन से मैं लिख रहा हूं, अब अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ लूं इस तरह से, तो इस पेन को नीचे गिरना चाहिए ना, क्योंकि ग्रेविटी से खींच रही, लेकिन ये नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि मैंने इसे पकड़ रखा है। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जितना फोर्स अर्थ ने ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर लगा रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उतना ही फोर्स मेरे हाथ ने कहाँ लगा रखा है, ऊपर। इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल, और नेट फोर्स कितना आ गया, 0। तो अब मैं बोलूंगा ये पेन किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो अगर किसी भी बॉडी पर या किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है, तो आप बोलोगे कि सर वो चीज या वो पार्टिकल या वो जो बॉडी है या वो जो सिस्टम है वो जो है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। मेरी बात सुनना ध्यान से। तो यहां लिखा है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और दूसरा लिखा है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। अगर किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 है तो समझ लेना वो किसमें, इक्विलिब्रियम। कई बार पूछते हैं बताओ कौन सा चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो भैया सब पे नेट फोर्स निकालो, जिस पे 0 आएगा बोल देना ये वाला इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए एक एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज कर लीजिए आपके पास इस तरीके का कोई भी एक सिस्टम है जिसमें यहाँ एक चार्ज रखा है प्लस का क्यू, यहाँ एक चार्ज रखा है प्लस का क्यू, बिल्कुल सेम मान लेते हैं, और इनके बिल्कुल बीचों बीच में इस जगह पर एक और चार्ज रखा है माइनस का क्यू। आप जानते हैं ये प्लस क्यू इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट, एफ फोर्स लगा के। ये भी इसे अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि भाई ये नेगेटिव है और ये दोनों के दोनों कैसे पॉजिटिव, दोनों चार्जेस सेम, दोनों से डिस्टेंस सेम, तो ऑब्वियस सी बात है नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, 0। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स 0 लगेगा, इट मींस ये हो गया कि ये चार्ज किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो लिखा है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज नेट फोर्स ओनली दैट चार्ज मस्ट बी 0। एक चार्ज की बात करें तो उसके ऊपर फोर्स 0 होगा, तभी वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में। दूसरा आता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा चार्ज हो, दो से ज्यादा चार्ज हो, 3 हो, 4 हो।
अगर कोई बोले कि जी सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब उस सिस्टम के हर चार्ज पर नेट फोर्स कितना है? जीरो। देखो, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज एंड एवरी चार्ज, ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ अ सिस्टम मस्ट बी जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, सपोज कर लीजिए यहाँ एक चार्ज है Q1, मान लो यहाँ एक चार्ज है Q2 और मान लो यहाँ एक चार्ज कितना है Q3। और अगर आपने तीनों पर चेक किया और पता चला कि सर जी इस पर भी नेट फोर्स जीरो आ रहा है, मास्टर इस पे भी नेट फोर्स जीरो आ रहा है, गुरुजी इस पे भी नेट फोर्स जीरो आ रहा है, तो तीनों पे ही फोर्स जीरो आ रहा है, तो आप बोलोगे सर पूरे का पूरा सिस्टम ही किस में है? इक्विलिब्रियम में। क्योंकि जब आप सवाल करोगे वो लिख देंगे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो आपको पता होना चाहिए ना भाई इसका मीनिंग क्या है। तो ये बड़ा सिंपल है, अगर किसी भी बॉडी किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो तो आप बोलोगे वो इक्विलिब्रियम में। अगर कहा जाए चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम तो जिस चार्ज की बात कर रहे हैं उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। अगर कहा जाए पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में तो हर एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। तो अब यहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं एक टॉपिक की, एक सवाल की, जिसको बोलते हैं नल पॉइंट प्रॉब्लम। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आप लोगों को एक सवाल कराना पड़ेगा। ये नोट में कुछ बात लिखी है जिसे अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यहां से शुरुआत होती है क्वेश्चंस की। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है क्या, करने कैसे हैं, लॉजिकली समझना, फिर फाइनली लास्ट में एक रिजल्ट बताऊंगा जो आपके सवाल की लंबाई को जूम करके छोटा सा कर देगा। लेकिन अभी आपको सीखना पड़ेगा। सीबीएसई में आपको छोटा सा ट्रिक नहीं यूज कर पाओगे, वहां आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा कि ये लो जी आंसर ये आ गया। चलिए सुनिए, क्वेश्चन है वेयर शुड ए पॉइंट चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस Q1 4 माइक्रोकूलम and Q2 16 माइक्रोकूलम which are separated by 9 मीटर so that no net force acts on it। भाई बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इनका कहना यह है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक 4 माइक्रोकूलम का और एक 16 माइक्रोकूलम का। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ये रहा 4 माइक्रोकूलम का चार्ज और ये रहा 16 माइक्रोकूलम का चार्ज। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर दे रखा है। वेयर शुड अ पॉइंट चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे कहां पे एक चार्ज Q को रखूं ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स ना लगे, या कितना फोर्स लगे? जीरो। ये सवाल मान लेते हैं सर यहां रख देते हैं। सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं B, और यहां जो पॉइंट है उसका नाम रख देते हैं C। मुझे पूछना है मैं कहां रखूं ताकि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो? जीरो। मैंने इन दोनों के मिलाने वाली लाइन पे मान लिया कि यहां रख देते हैं। कितनी दूरी पर रखा? तो मान लेते हैं सर ये वाला डिस्टेंस कितना है? x डिस्टेंस पे रख देते हैं। तब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस x है तो बाकी का ये बचा हुआ डिस्टेंस सर जी ये हो जाएगा 9 - x। अच्छा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका तो इन्होंने बताया नहीं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये कैसे होगा? आप सुनो, ध्यान से सुनो। ये चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? सुनो, अगर मान लो ये चार्ज पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके इधर फोर्स लगाता, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके इधर फोर्स लगाता, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों अगर इक्वल हो गए तो कैंसिल होकर नेट कितना कर देंगे? जीरो। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो भी इस पर नेट फोर्स जीरो लग सकता है। एक और चीज, अगर ये चार्ज पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होता तो ऐसी सिचुएशन में ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को अपनी ओर क्या करता? अट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव भी इस नेगेटिव को अपनी ओर क्या करता? अट्रैक्ट। फिर से दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो इस बात का मत रोना मत रोना कि सर जी चार्ज दे तो दिया, बताया नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आपकी मर्जी, आप इसे कुछ भी मान लो, क्योंकि इससे सवाल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो आपके इस A वाले चार्ज ने इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाया। इसने जो फोर्स लगाया मान लेते हैं F1, और इस 16 माइक्रोकूलम वाले चार्ज ने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया, और मान लीजिए इसका फोर्स कितना लगा? दैट इज F2। अब आप ये चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो भैया नेट फोर्स जीरो अगर आप चाहते हो तो ऐसा तो तभी हो पाएगा जब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। अपोजिट है, हमने इक्वल रख दिया, तभी जीरो होगा, वरना नहीं हो सकता। तो अगर मैं बोलूं F1 इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो आप बोलोगे सर जी फार्मूला तो ये पढ़ाए थे कि Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 कितना है? 4 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है? Q, और डिस्टेंस इनके बीच का कितना है? x का स्क्वायर इक्वल टू में। अब इसकी वजह से जो फोर्स लगा इस पर वो F2 है, ये कितना फोर्स लगा रहा है? तो Q1 Q2 और डिस्टेंस 9 - x। तो आप इसके लिए लिखेंगे K, फिर से Q1 Q2, अब की बार Q1 तो ये है दैट इज Q,
और Q2 आपके पास कितना है 16 माइक्रोकूलम और इनके बीच का डिस्टेंस अब है 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख लो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दिया, दैट्स इट। अब क्या है, फिजिक्स खत्म, मैथ शुरू। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए जरा, k से k कैंसिल हो जाएगा, चलिए व्हाइट कलर से करते हैं इसको। यहाँ k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, 4 माइक्रो से 16 माइक्रो कैंसिल करेंगे तो बचेगा 4, तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 4 अपॉन में 9 माइनस एक्स, इसका भी होल स्क्वायर। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगला स्टेप यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4x का स्क्वायर, या आप लिखेंगे 9 माइनस एक्स बराबर में रूट 4x का स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख दीजिए दिस इज 9 माइनस एक्स बराबर में 2x, और x उधर जाएगा तो 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, यानी कि फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर में 3 मीटर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। मतलब ये हुआ कि आपका नेट फोर्स जीरो कहाँ पर होगा, सी पॉइंट पर, जो कि 4 माइक्रोकूलम से कितने डिस्टेंस पर होगा, 3 मीटर के। अच्छा देखो, इन्होंने बोला नहीं है कि कहाँ से डिस्टेंस नापना है, आपने बता दिया। अगर सवाल में लिख दिया जाए कि ये बताओ कि मैं इस चार्ज को 16 माइक्रोकूलम से कितना दूर रखूं ताकि इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो मेरा आंसर 3 मीटर नहीं होगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस छोटे वाले चार्ज से निकाला है। फिर आपको बताना पड़ेगा सर ये डिस्टेंस अगर 3 है तो 9 माइनस 3, ये वाला यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6। तो सवाल में अगर बोला है तो आपको वैसे करना है, नहीं बोला तो जहाँ से मन करे आप वहाँ से डिस्टेंस निकाल के बता दीजिए आराम से। ये बड़ा सिंपल आसान सा सवाल था, आप सब लोग कर सकते हो आराम से। ऐसा सवाल हमारे CBSE में भी आ चुका है। चलिए एक और सवाल करते हैं, ये वाला एक सवाल ध्यान से देखना सभी लोग। देखना, सुनो, आपको ना एक चीज़ सिखानी है इससे, खाली ये मत सोचना कि सवाल कर दिया हो गया। यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो और वो कॉन्सेप्ट हमें ना लिखना है आगे चल के। ध्यान से देखना, क्योंकि उसके बिना ना सवाल नहीं कर पाओगे। सुनिए, 2 चार्जेस Q एंड -3Q, 2 चार्जेस हैं, एक है Q और दूसरा है -3Q। अब साफ साफ पता लग रहा है Q प्लस का है और -3Q माइनस का है। आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन x एक्सिस एट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, इन दोनों को x एक्सिस पे रखा है d डिस्टेंस की दूरी पर। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। कह रहे मैं इस 2Q चार्ज को कहाँ रखूँ ताकि इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, यानी कि नेट फोर्स कितना लगे, 0। चलिए हम बताते हैं कहाँ रखिएगा। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपके सामने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसमें कहा गया कि एक चार्ज है Q, लो जी यहाँ रख दिए एक चार्ज Q, और दूसरा का चार्ज है -3Q, ये रहा दूसरा वाला चार्ज, दिस इज -3Q। यहाँ एक रख दिया, एक यहाँ रख दिया। थोड़ा सा इसे खिसका देते हैं इधर की तरफ, या थोड़ा पास पास कर दें क्या, चलो खिसका देते हैं, हाँ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रख दिया। अभी कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस हमें दिया गया है d, ये रहा d, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस है d। कह रहे हैं कि बताओ मैं कहाँ पे चार्ज को रखूँ, कौन सा वाला 2Q, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। चलो हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि मास्टर तुम एक काम करो, यहाँ रख दो, यहाँ से रखोगे तो काम बन जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। चेक करते हैं सच में ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, देखते हैं ज़रा। अच्छा ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा। मान लो इसने फोर्स कितना लगा दिया, F1। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इसने फोर्स लगा दिया इधर की तरफ, ये वाला फोर्स कितना हो गया, F2। भैया ये तो गड़बड़ हो गई, दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो गई, बिल्कुल सेम। अब सेम डायरेक्शन में फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं होने वाला, इनके किसी भी जगह पर नहीं होगा भाई, क्योंकि दोनों से फोर्स तो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। नेट फोर्स 0 होने की कंडीशन तो पहले ये है ना कि 2 फोर्सेस लगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इक्वल भी होने चाहिए साथ में, लेकिन यहाँ तो अपोजिट ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ तो आप नहीं रख सकते। तो क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर नेट फोर्स कितना लगे, 0। ऐसे पॉइंट का एक नाम होता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। तो इनके बीच में तो नहीं है, तो फिर क्या बोले, आंसर नहीं आएगा इसका, जी नहीं आएगा आंसर। अब की बार हमें ये देखना पड़ेगा कहीं इधर तो नहीं है वो पॉइंट, कहीं इधर तो नहीं है वो पॉइंट, या फिर कहीं इधर तो नहीं है पॉइंट। अब हमें देखना है इधर उधर कहीं पे भी हो सकता है, भैया लाइन तो ये पूरी है ना, क्या पता यहाँ रखने पर फोर्स 0 आ जाए। चलो चेक करते हैं कि किस तरफ हो सकता है, एक बार इधर और उधर दोनों जगह पे चेक करते हैं कहाँ पे होगा। चलो सुनो,
मान लीजिए मैंने ना उस चार्ज को यहाँ पर ला करके रखा और सोचा कि चलो देखते हैं क्या पता यहाँ पर 0 हो, तो मैंने इसके लिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ ही कर देता हूँ। ये मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी इस तरह से, ठीक है। और मान लिया यहाँ पर रखूंगा ना तो नेट फोर्स कितना होगा 0, और ये वाला चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया, दैट इज 2q। अब आपको ये पता है कि सर ये जो चार्जेस आपने रखे हैं, एक चार्ज ये रखा और दूसरा वाला चार्ज जो है वो यहाँ पर ये रखा हुआ है। एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। ये भी मुझे सुंदर नहीं लग रहा, इसे भी थोड़ा ऊपर ही ले आते हैं, यहाँ रख देते हैं। सब एक बराबर में, सबकी इज्जत एक समान। ये नीचे क्यों रहेंगे भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो बात समझ गए। अब एक बार देखते हैं ज़रा, ये वाला Q इस वाले Q को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और कितना फोर्स लगाएगा, मान लीजिए F1। और ये वाला -3Q इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर और इस तरफ फोर्स लगाएगा। और अब जो फोर्स लगेगा वो वाला फोर्स क्या मान लेते हैं, F2। तो आप बोलोगे हाँ सर अब ठीक है, यहाँ पर दोनों फोर्सेस ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब हो सकता है कैंसिल करके नेट फोर्स कितना बना दे, 0। ये पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ मिल सकता है वो वाला पॉइंट। यहाँ की बात करें, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A, इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं B। चलो अब इधर की बात करते हैं कि इधर ऐसा हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने चार्ज को रख दिया, दिस चार्ज इज 2q। अब अगर मैं बोलूँ कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो बोलोगे सर ये जो q है ये इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, मान लो तो F1 फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो 3q है ये इसके ऊपर फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है, तो इससे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F2। सर यहाँ पे भी फोर्सेज अपोजिट है तो यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। बताते हैं क्यों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो चार्ज 3q है ये मैग्नीट्यूड में बड़ा है इससे, तो एक तो ये बड़ा चार्ज है, ऊपर से इसका डिस्टेंस 2q से कम है, तो मैग्नीट्यूड में भी बड़ा है, डिस्टेंस भी कम है, तो इससे ना फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा। और ये वाला चार्ज मैग्नीट्यूड में कम और इसका डिस्टेंस भी यहां से कैसा है, ज्यादा, तो छोटा चार्ज दूर से कम फोर्स लगाएगा और बड़ा चार्ज पास से ज्यादा फोर्स लगाएगा। इन दोनों के मैग्नीट्यूड कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे, इसलिए कभी भी उधर आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। कभी भी वहां पर चार्ज रखोगे तो नेट फोर्स 0 नहीं मिलने वाला। इधर मिल सकता है, सर इधर कैसे मिलेगा, छोटा चार्ज पास से जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स बड़ा चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज कहां से लगा सकता है, दूर से। और तब के केस में दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और नेट फोर्स क्या मिल जाएगा, 0। तो यहां से आपने ओवरऑल जो बातें सीखी वो बात मैं आप लोगों के सामने एक बारी डिस्कस कर देता हूं। और ये बात जो हमने यहां पर सीखी वो ये सीखी कि आप लोगों को जब कभी भी ऐसे दो चार्जेस दिए जाएं जिनका साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक कौन सा, नेगेटिव, उस केस में न्यूट्रल पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में यहां इस तरफ नहीं मिलेगा, हमेशा इन दोनों के बाहर की तरफ मिलेगा, आउटसाइड। और आउटसाइड भी उस तरफ जिधर का चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, कम। इसका मतलब जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जिधर का मैग्नीट्यूड कम है उसकी ही तरफ देखोगे। अच्छा याद रखना, अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो आपको ऐसा पॉइंट ना इन दोनों चार्जेस के बाहर की तरफ मिलेगा। और अगर दोनों का साइन सेम है, जैसे कि पिछले वाला केस देख लीजिए, दोनों का साइन कैसा था, प्लस प्लस। अगर मान लो दोनों का साइन माइनस माइनस होता तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करता, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करता, फिर भी दोनों एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल, और नेट फोर्स कितना हो जाता, 0। तो सीधा सीधा यहाँ से एक बात याद रखेंगे सभी लोग हमेशा कि जब भी दोनों का साइन सेम तब आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा बीच में, और जब भी दोनों का साइन अपोजिट तब न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा बाहर की तरफ। और हमेशा न्यूट्रल पॉइंट उस तरफ मिलेगा जहां के चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, कम। चाहे ये वाला केस हो, आप देख लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 माइक्रोकूलम, और न्यूट्रल पॉइंट इसके पास मिल रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का। अब ये जो चीज आपने सीखी इसी को हमने यहां पर लिख दिया आपके लिए, वो भी नोट में क्या लिखा है, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, अगर चार्जेस लाइक है, एक जैसे दोनों तरफ, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन द चार्जेस, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा चार्जेस के बीच में होगा। एंड इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, न्यूट्रल पॉइंट लाइज आउटसाइड द चार्जेस, न्यूट्रल पॉइंट जो है वो चार्जेस के आउटसाइड, बाहर की तरफ लाई करेगा। In both cases, neutral point will be nearer to the charge having smaller magnitude. इन दोनों ही केसेस में न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उस चार्ज के नजदीक होगा जहां वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, कम। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नोट में सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, इस वाले सवाल को निपटा देते हैं फटाक से। तो भाई नेट फोर्स 0 होगा, बिल्कुल सही, और वो नेट फोर्स 0, गंदी राइटिंग, नेट फोर्स कितना होगा, 0, और ऐसा तब होगा जब F1 और F2 एक दूसरे के इक्वल होंगे।
तो अगर मैं बोलूँ इसने जो फोर्स लगाया वो F1 है, एक काम करते हैं ये वाला डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, चलिए ये डिस्टेंस x हो गया। तो अगर मैं बोलूँ इसने इस पर कितना फोर्स लगाया तो आप लिखेंगे K, Q1 Q2, तो Q1 है Q और Q2 है 2Q और इनके बीच का डिस्टेंस है x, तो ये रहा x का स्क्वायर इक्वल टू में F2 फोर्स इसने लगाया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये रहा K, Q1 आपके पास कितना है, दिस इज 3Q और Q2 आपके पास कितना है, दिस इज 2Q और अपॉन में डिस्टेंस इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस D, ये वाला डिस्टेंस x, तो अब की बार आप इसे लिख सकते हो सर ये हो गया x प्लस में D का होल स्क्वायर। फिजिक्स खत्म, मैथ्स शुरू, अब मैथमेटिक्स करनी बस करते हैं। K से K कैंसिल हो गया, 2Q से 2Q कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 अपॉन में x का स्क्वायर और इक्वल टू में आपके पास बचेगा 3 अपॉन में x प्लस में d का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ इसको तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो आप लिखोगे x प्लस में d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में दिस इज 3x का स्क्वायर और यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस में d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x और एक काम करते हैं x उधर भेज देते हैं, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3x माइनस x और इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो बचेगा रूट 3 माइनस में 1 इक्वल टू में आ जाएगा d और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा x बराबर d अपॉन सॉरी x बराबर d अपॉन रूट 3 माइनस में 1, तो इसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल सबको समझ में आ गया। देखो इसमें मेरे को वक्त लगा बताने में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी था, क्योंकि कोई ऐसे सोचे कि बस मुझे करना आता है उससे हो जाएगा, नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा भाई दोनों का साइन अपोजिट है, दोनों का साइन सेम है, कैसा है वो आप देख सकते हैं। आप एक बार इसे देख लीजिए, मैं ज़रा पानी पी लूँ। ठीक है भाई चलो, अभी ना और भी सवाल हैं, बट ठीक है एक बारी आप देखते हैं। अब ये देखिए ये रहा एक और सवाल, लेकिन अब हम इसको इतने लंबे मेथड से नहीं करने वाले। अब हम आपको बताते हैं इसका जुगाड़ कैसे कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से बनेगा। देखो भाई यहाँ पर हम ना सबसे पहला केस ले रहे हैं, केस 1। पहले केस का मतलब कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं और दोनों का साइन बिल्कुल सेम है। इस तरीके से एक चार्ज को मैंने लिख दिया Q और दूसरा वाला चार्ज मैंने कौन सा ले लिया, दैट इज NQ, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, D। D इनके बीच का डिस्टेंस है, Q और NQ। N का मतलब है कि एक चार्ज दूसरे से N टाइम्स बड़ा होगा। अब आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, x, और मुझे x निकालना है। तो समझना ज़रा ध्यान से, मैं रिजल्ट डिराइव कर देता हूँ, फिर हम सीधा उसी को इस्तेमाल करने वाले। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, दैट इज स्मॉल q। अब ये स्मॉल q चार्ज आप रख देंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला q इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, मान लो रिपेल करेगा F1 फोर्स से, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ कितने फोर्स से, F2 फोर्स से। नेट फोर्स तब जीरो होगा जब F1 और F2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसने F1 फोर्स लगाया, लिखिए ज़रा क्या होगा, K Q अपॉन में R स्क्वायर, R की जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर हो गया। अच्छा ये डिस्टेंस x है यहाँ से यहाँ तक का, और पूरा डिस्टेंस इनके बीच का d था। इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, d। तो जो ये बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज K Q1 Q2, तो ये रहा Q1 और दूसरा वाला कितना है, दैट इज Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अब आप देखिए ज़रा, K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1/x का स्क्वायर और इक्वल टू में यहाँ बचेगा n अपॉन में दिस इज d माइनस एक्स का स्क्वायर, ये रहा d माइनस एक्स का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में ये इधर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज nx का स्क्वायर। और इसके अगले स्टेप में यहाँ से स्क्वायर हटा के इस पे रूट लगा देते हैं, तो ये रहा d माइनस एक्स बराबर में अंडर रूट ऑफ nx, तो d की जगह d रहने देते हैं, ये आपके पास आ गया रूट में n
x और प्लस में x, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा रूट n प्लस 1 बराबर में हो गया d, और यहाँ से x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू डी अपॉन रूट n प्लस 1, और ये रिजल्ट हमेशा याद रखोगे मरते दम तक। इतना हमें बार बार नहीं करना, एक बार कर दिया बस, अब हर सवाल में सीधा उठा के इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी, लेकिन उसके पहले एक चीज़ देखिए, दूसरी वाली सिचुएशन, ये फर्स्ट था, अब लिखते हैं नंबर 2। नंबर 2 का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, लेकिन एक चार्ज Q है और दूसरा वाला NQ है, लेकिन अब की बार साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए फिर से वही d, और अब पूछा जाए कि भैया न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो भैया आप सब लोग ही समझदार हैं, एक मिनट रुकिए मैं इसकी लंबाई थोड़ी छोटी कर दूँ, जगह की कमी पड़ेगी नहीं तो हमको। हाँ, अब ये वाला जो चार्ज है ये मैं इधर लगा देता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है d, और मैं आपसे बोलूँ अब बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको बोलता है न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा छोटे वाले चार्ज के पास, यहाँ पर मैं इसका नाम n रख देता हूँ, यहाँ पर आपने चार्ज रख दिया, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या मान लेते हैं, दैट इज x, और आपको अगर ये डिस्टेंस चाहिए x, तो सेम ही रिजल्ट फिर आने वाला है। अब की बार आप इसे लिखेंगे d अपॉन में दिस इज रूट n, और यहाँ पर 1 और यहाँ माइनस एज इट इज रहेगा, बस यहाँ प्लस है, इसमें क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि जब भी दोनों का साइन सेम तो n रूट n प्लस 1, और दोनों का साइन अपोजिट तो क्या आ जाएगा रूट n माइनस 1। तो ये चीज़ आप याद रखना, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हम यूज करने वाले हैं। अब जो जो सवाल हमने करे थे हम उसी के अंदर इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग इन रिजल्ट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि इसमें अब हम यहाँ से इस सवाल के अंदर मैं इसे अप्लाई करके दिखा देता हूँ एक बारी। इस सवाल में आप देख रहे हैं आपके पास ये लिखा है 4 माइक्रोकूलम, और ये क्या लिखा हुआ है 16 माइक्रोकूलम। अब ये 4 माइक्रोकूलम और ये 16 माइक्रोकूलम को आप इसको और इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल। अगर आप इसे कट करते हैं, ये देखो ये इससे कट किया तो सीधा क्या आ गया 4, ये n आ गया भाई, इसको कट कर दिया, ये q और वो उसका 4 टाइम्स है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अच्छा, हमने जो रिजल्ट का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, d इज इक्वल टू में, सॉरी d नहीं था, x इज इक्वल टू में डिस्टेंस d अपॉन में क्या था रूट n, और यहाँ पर प्लस 1, तो यहाँ d की जगह पर d की वैल्यू, d कितना है 9 मीटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9 मीटर, अपॉन में रूट n प्लस 1, n कितना है 4, तो ये रहा रूट 4 प्लस में 1, तो आप इसे लिखेंगे तो हो जाएगा 9 अपॉन में रूट 4 का 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 से 9 को कट किया तो आंसर 3 मीटर, देख लो 3 मीटर आंसर आ गया, डायरेक्टली आ गया आंसर। ये मैं अलग कर देता हूँ, स्टार ट्रिक से हमने इसको सॉल्व किया, समझ गए सब लोग ने? ठीक है, ऐसा ही आप इसके साथ भी कर सकते थे, ये भी रिजल्ट ऐसे ही रहता है। देखना जरा, अगर ये q है, इसको इससे कट करेंगे तो 3 आएगा n, सीधा देखो x बराबर d अपॉन में रूट n माइनस 1, n की जगह 3 है तो सीधा 3 माइनस 1, डायरेक्टली रिजल्ट आ गया। लेकिन क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है इसलिए यहाँ पर माइनस आया है, सेम होता तो प्लस आता। चलो एक और सवाल करते हैं, फटाफट देखना ध्यान से। 2 पॉइंट चार्जेस 12 माइक्रोकूलम और दूसरा है -3 माइक्रोकूलम। चलो इधर लिख देता हूँ -3 माइक्रोकूलम और ये वाला हो गया 12 माइक्रोकूलम। आर फिक्स्ड एट 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, छोटे चार्ज से कितनी दूरी पर रखूं, याद रखना वो फॉर्मूला स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस देगा आपको। शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग दैम सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स, ताकि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो मैंने ये वाला डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया x। हमें ये फॉर्मूला पता है जी, x बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में रूट n, यहाँ 1, अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो माइनस लगा दीजिए। ये तो मैं इतना लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आपको, सीधा ही रिजल्ट निकालना है। 3 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, तो डिस्टेंस कितना है 6, और यहाँ 4 रख दीजिए तो ये रहा रूट 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 1, क्योंकि रूट 4 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सीधा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। एक और सवाल में अप्लाई करता हूँ, देखिए ध्यान से। चार्जेस 8 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है 8 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अपार्ट इन वैक्यूम, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर ए थर्ड चार्ज कैन बी प्लेस्ड सच दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज 0। तो सीधा हम जानते हैं x बराबर में डिस्टेंस इनके बीच का कितना है 10 अपॉन में रूट n माइनस 1, इसको इससे कट किया तो वापस कितना आ गया 4, तो 4 की जगह पर 4 रख दिया, और क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, सॉरी सेम है, तो इसलिए प्लस आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 10/3 एंड दिस इज सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। 2 लाइक चार्जेस
-10 माइक्रोकूलम और -2.5 माइक्रोकूलम। तो देखो एक चार्ज है माइनस का 10 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है माइनस का 2.5 माइक्रोकूलम का, और इन दोनों को 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग दैम सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो छोटे वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस अगर निकालें, ये वाला डिस्टेंस x, तो आपको पता है x बराबर में डिस्टेंस कितना है 5 अपॉन में रूट, आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 यहाँ रखेंगे तो ये रहा 4, दोनों का साइन सेम है तो इसलिए +1, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 अपॉन में 3 सेंटीमीटर, दिस इज द डिस्टेंस। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक सवाल ये देखें, ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है भाई, 31 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट का। अब ये क्या सवाल है देखना, आपने जो सीखा है उसे आप अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा हाँ भैया मैंने पेन भी नहीं उठाया, अगर करना भी पड़ जाता तो इतना टाइम नहीं लगता। अब सुनो सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा है ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, सुन रहे हो ना, ध्यान देना जरा। 2 particles A and B having charges 20 microcoulomb -5 microcoulomb respectively are held fixed with separation of 5 centimeter। कह रहा है एक हमारे पास 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दोनों को एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। At what position a third charge particle should be placed? एक तीसरा चार्ज पार्टिकल मैं कहां रखूं, किस तरह से रखूं, so that it does not experience a net electric force, ताकि इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे। ऑप्शंस आपके सामने ही रहे। अब सुनो, हम ऑप्शन को देखते ही इनसे आंसर हम डायरेक्टली दे पाए तो दे देंगे, नहीं तो सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला पता ही हमें डायरेक्टली। सबसे पहले तो भाई ये दोनों ही चार्जेस नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, अपोजिट है, तो न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में तो नहीं मिलने वाला। पढ़ते हैं, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम। कह रहे हैं 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसके लेफ्ट साइड पर, ये लेफ्ट है और ये क्या है राइट, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसा पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन ये तो बड़ा चार्ज है, कभी भी न्यूट्रल पॉइंट बड़े चार्ज के पास नहीं होता, वो छोटे चार्ज के पास मिलता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब दूसरा भी देखते हैं, B at 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड। कह रहे कि हमारे पास है -5 का माइक्रोकूलम उसके राइट साइड पर। हाँ यार ये छोटे चार्ज के पास मिलेगा, ठीक है, राइट में कह रहे हैं, हाँ इसके राइट में मिलेगा क्योंकि इन दोनों का साइन अपोजिट है, तो बीच में नहीं किनारे पर मिलेगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अभी रुकते हैं, फिर सी को देखते हैं, एट 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम बिटवीन 2 चार्जेस। अब ये -5 माइक्रोकूलम है, ये प्लस का 20 कह रहे हैं, इनके बीच में, लो भाई साइन अपोजिट है, इनके बीच में तो कभी भी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा नहीं, इसको भी काट दो। डी एट द मिड पॉइंट, ले भाई काम खत्म, मिड पॉइंट तो फिर से बीच में आ गया, वो भी छोड़ दो, इसका मतलब ऑप्शन बी ही करेक्ट है। अब आप सोचिए जरा, इस सवाल को आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका लॉजिक ही डिसाइड कर देगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। अगर करना भी पड़ता तो आपको फॉर्मूला पता है, आप अप्लाई कीजिए, आप अपना आंसर निकाल पाएंगे बड़ा ही आराम से। तो फिर ठीक है, ये वाला सवाल हुआ खत्म। एक सवाल और है और उसके बाद फिर आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इस सवाल को एक बार ध्यान से देखिएगा, तसल्ली से सुनिए। 3 चार्जेस, ये भी भाई जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। 3 चार्जेस प्लस क्यू, क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों का साइन पता है, दोनों पॉजिटिव है, बीच वाले का साइन नहीं बताया गया, तो ये मत सोचना कि बीच वाला भी प्लस का है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, मुझे नहीं पता। are placed respectively at distance 0 d/2 and d from the origin on the x-axis। ये कह रहे कि हमने ना x-axis पर चार्जेस को रखा है, तो मान लीजिए ये रही आपकी x-axis, हम इस तरीके से इसको बना देते हैं, दिस इज द x-axis। इस x-axis पर इन्होंने चार्जेस को रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज ओरिजिन, यहाँ वाला जो डिस्टेंस है ये है x बराबर में d, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर x बराबर में d/2। एक चार्ज है प्लस का q यहाँ रखा है, दूसरा वाला चार्ज q यहाँ रखा है, तीसरा प्लस q फिर यहाँ पर रखा हुआ है। लिखा है ना कि 0 पे d/2 पे और d पे रखा गया। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस q प्लेस्ड एट 0 पे जो रखा है इसके ऊपर जो नेट फोर्स है इज 0, वो फोर्स 0 है, देन द वैल्यू ऑफ q इज, तो आपको बताना q की वैल्यू इनमें से क्या होने वाली है। ठीक है, देखते हैं जरा इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है, सुनना ध्यान से। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज है पता नहीं कैसा नेचर है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव ना इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, मान लो इसने जो फोर्स लगाया वो F1। अगर ये भी पॉजिटिव हो तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इस तरह से तो इस पे कभी नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा।
तो फिर कैसे होगा सर? नेट फोर्स तब जीरो होगा जब ये इसे रिपेल करने के बजाय क्या करे? अट्रैक्ट। और ये अट्रैक्ट तब कर पाएगा जब इसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव। अब मुझे क्लियरली पता लग गया कि इसका साइन नहीं दिया गया था, हमें खुद डिसाइड करना है कि ये कैसा होगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो भैया पहला बी और सी तो कट गए, कट गए, वो खत्म। बस ए और डी में से हमें पहचानना है, देखते हैं और कौन सा होगा। तो अब हमें ये देखना है कि कैसे। तो इसने जो फोर्स लगाया, इस वाले फोर्स का नाम क्या रख दिया? F2। ये कह रहे हैं नेट फोर्स जीरो हो, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब है F1 किसके बराबर होना चाहिए? F2 के, तभी तो हो पाएगा। चलो देखते हैं, इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो F1 लगाया। फॉर्मूला लगाते हैं K Q1 Q2, तो Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो D दे रखा है, तो ये रहा D का स्क्वायर। फिर इक्वल टू में F2 ने कितना फोर्स लगाया, फिर से लिखेंगे K, फिर ये हो जाएगा Q1 Q2, तो ये रहा Q इंटू में Q, और इनके बीच का डिस्टेंस याद रखना ये पूरा D है। दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज D एंड दिस वन इज D/2 उसका आधा, तो यहाँ D/2 रखोगे तो ये रहा D/2 इसका स्क्वायर। अब जो जो कट रहा कट कर देते हैं, K से K कैंसिल हो गया, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा Q अपॉन में D का स्क्वायर, इक्वल टू में यहाँ पर बचेगा स्मॉल q अपॉन में ये D का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, 4 भी तो होगा, वो 4 पलट के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर से आप D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो Q इज इक्वल टू हो गया 4Q, या फिर आप बोल दीजिए सर जी Q बराबर में आ जाएगा Q/4। याद रखना हमने जो ये निकाला है ना, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, और हम जानते हैं कि इसका साइन जो है वो इसके अपोजिट होगा, इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज Q इज इक्वल टू में माइनस का Q/4, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है Q/4, वो भी माइनस का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमें पता लग गया ए इज करेक्ट। ठीक है, तो भैया आप लोगों ने इतनी देर तक हमें झेला, सहा, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। भाई मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ना पूरे दिल से, मतलब खुल के बिल्कुल पढ़ाऊं प्रॉपर तरीके से, और इसके लिए ना मैं चाहता हूं आप लोगों का सहयोग। आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, आपको अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी दिक्कत होगी मैं भाई आपके कमेंट पढ़ूंगा, पढ़ता हूं, और जो भी आप बोलेंगे वो चीज़ जो मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा मैं वैसा ज़रूर करूंगा। जैसे एक भाई ने कमेंट किया था सर वीडियोस थोड़ा रेगुलरली डाल दीजिए, अब मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, और कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। और आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है, आपको ठीक से सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप ये सवाल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेकिन याद रखना फॉर्मेलिटी नहीं करनी। फॉर्मेलिटी मतलब बैठ गए, पूरी की पूरी क्लास को, वीडियो को देख लिया, बस हो गया, खत्म काम नहीं। आपको एक रजिस्टर लेकर के बैठना है, उसमें सारी चीज़ें लिखनी है, उनको करना है, और मेरे पढ़ा देने के बाद आपको उसे बाद में एक बार और रिवाइज करना है सही से, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें आप ज़रूर एक बार दोबारा रिपीट करके देखिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, कुछ भी डाउट होता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट के अंदर। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी ऑनलाइन क्लास हो जिसमें ऑफलाइन वाला टच हो, मतलब आप मुझे कुछ बोले सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता सकूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे अगली क्लास के अंदर। जल्दी ही मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले एक बात आपको बता दूं कि मैंने ये पढ़ाई एक रूल के तहत शुरू की थी, और वो रूल ये था कि जब भी आप अगली क्लास में आओगे तो पिछला ज़रूर पढ़ के आओगे। अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।